Dear students, this is new channel to understand the biology concept. All those students who are reading in class 11th and they are feeling problem to understand the real concept of biology, they can visit this channel and I have much experience regarding the biology concepts. Whatever I have learned, I will try to give all the explanation about the biology, and many of the students who took education from my side, they got selection at different posts in biology field. प्यारे बच्चों, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में जो आप क्लास 11th में स्पेशली पढ़ते हैं और एक ड्रीम होता है कि बायोलॉजी क्यों पढ़ें। बायोलॉजी अक्सर बच्चे वो चुनते हैं जिनको कि भविष्य में मेडिकल फील्ड में जाना होता है, जिसमें कि वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर आगे चल के नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं या फिर जो मेडिसिन की फील्ड होती हैं उसमें जाना चाहते हैं। और ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पास पड़ोस में या अपने टीचर से इनके बारे में सुना होगा। जैसे कि सबसे एस्पिरेशनल फील्ड जो सबसे बेहतरीन फील्ड मानी जाती है वो एक होती है डॉक्टर बनना। जैसे बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस बनने का सपना देखते हैं और बहुत से छात्र जो है वो नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। बहुत लोग फार्मा मेडिसिन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो होता क्या है कि आपको बायोलॉजी के एक पर्टिकुलर पार्ट से एग्जाम का जो एक पार्ट है उससे गुजरना होता है। इसके साथ में अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, आपके फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, और लेकिन बायोलॉजी एक मेन एज ए सब्जेक्ट जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जब बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो दोनों ही मीडियम में पढ़ेंगे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि ऐसे भी बच्चे जो कि स्पेशली आपके हिंदी ऐसे बेल्ट से आते हैं जहाँ पर वो अपनी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ते हैं, तो कभी कभी इन छात्रों के लिए समस्या आती है। तो हम दोनों ही भाषाओं में इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और ये पहली क्लास आप लोग के लिए मैं शुरू करूँगा, आपका एक टीचर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसमें धीरे-धीरे इंटरेस्ट लेंगे। साथ में आपके जो साथ जुड़े हुए अन्य छात्र होंगे, उनको भी आप इन्फॉर्म कराएँगे। और अभी शुरुआत में मैं एक रिकॉर्डिंग वीडियो के रूप में आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ और जैसे-जैसे आप लोगों का कमेंट आएगा, आप लोग उसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर उसमें मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा। और मेनली एनसीईआरटी को ही पहले फ़ोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें आपको सीबीएसई बोर्ड में आप जो पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट, और एनसीईआरटी के बुक में जितने भी सिलेबस में तो कंप्लीट पार्ट है, उसको हम थ्रू आउट कंप्लीटली वन टू वन, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। उसमें ऐसी कोई चीज़ ना रहे जो आपको ना समझ में आए। यानी कि अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मुझे इस पेज में, जो भी पेज आप पढ़ते हैं, चाहे फर्स्ट पेज हो चाहे लास्ट पेज हो, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, उसमें आपको लगे कि मुझे इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं और वैसे लगे कि जैसे वो आपके सामने एग्जैक्टली उसी तरीके से आ रही हैं जैसे सामने आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ एकदम वन टू वन, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती जा रही है। बायोलॉजी के बारे में आपने कुछ क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपके स्कूलों में जो भी आपके संबंधित शिक्षक, टीचर्स या अभी जो आपके ट्यूटर्स हो सकता रहे हों, उनके भी माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा हो। तो एक बेसिक आइडिया जो बायोलॉजी का होता है वो लगभग बच्चे समझ जाते हैं और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट भी बायोलॉजी के लोगों को आने लगते हैं।
और मैंने जैसे कहा कि मेन जो बायोलॉजी की स्टडी हम करते हैं आपके एज ए सब्जेक्ट जिसमें हमें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट आपका क्लास 11 से शुरू होता है। 11th के आप जब देखेंगे सब्जेक्ट में तो पूरा सिलेबस यूनिट वाइज डिवाइडेड है और हर यूनिट में अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। किसी यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, किसी में 3 चैप्टर्स हैं। इन दिस वे यूनिट्स जो हैं वो सब आपकी डिवाइडेड की गई हैं। तो बेसिकली जब शुरू करना होता है तो हम यूनिट फर्स्ट से स्टडी करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हमको देखना है, समझना है, उसको हम देखते हैं। और उस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा यूनिट फर्स्ट जिसमें नाम लिखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं विविधता हिंदी में। विविधता का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप की, बहुत सारी विविध प्रकार की, यानी अनेक प्रकार की किसी चीज का होना। तो यानी जब लिविंग वर्ल्ड हम कहते हैं यानी कि जीवों का संसार जिसकी बात करते हैं, तो इसमें ऐसे कितने विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और वो कैसे इस लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड जिनका बना हुआ है विभिन्न प्रकार के जीवों का, और कैसे वो उस नेचर में सरवाइव करते हैं और उनको कैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, कैसे उनको अलग अलग समझते हैं। और उनको फिर हम, क्योंकि सारे अगर एक सिंपल वे में देखा जाए जिसमें भी लाइफ परसिस्ट करती है तो उसको हम लिविंग बोलते हैं। और ऐसी जितनी भी लिविंग चीजें हैं जहाँ पर पाई जाती हैं, उनके पूरे एक समूह को इसमें पाए जा रहे हैं, उनको बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो ऐसी लिविंग वर्ल्ड्स में बहुत प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप्स के आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग जो बींग्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उस लिविंग बींग्स में आपके, फिर आप ये कहते हो कि जैसे आपने देखा है, कैसे कहते हो आप प्लांट है, फिर कहते हैं नहीं ये तो एनिमल है, ये बहुत सूक्ष्म जीव है, स्मॉल आई है, स्मॉल लिविंग बींग है, या माइक्रो लिविंग बींग्स है, तो उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। तो ये कैसे हम चीजों को अलग अलग फिर देखते हैं कि सारे जीवों के संसार में जितनी लिविंग बींग्स, वर्ल्ड में जितने लिविंग बींग्स हैं, और उसमें सब अलग अलग प्रकार के फिर कैसे वो जीव होते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं। और ये देख, तो ये इस तरह से पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें चैप्टर फर्स्ट है जिसको हम द लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं, और एक चैप्टर 2 भी है आपके साथ में जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको स्टडी करते हैं। तीसरा है आपका प्लांट किंगडम एक चैप्टर है, और चौथा एक चैप्टर है एनिमल किंगडम। 4 चैप्टर्स आपको इस पर्टिकुलर यूनिट जो फर्स्ट है इसमें, इसके अंतर्गत यानी विद इन द फर्स्ट यूनिट यू हैव टू स्टडी 4 चैप्टर्स एज बाय देयर डिफरेंट टाइटल्स। तो पहला जो बायोलॉजी की पहली लाइन लिखी हुई है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। फर्स्ट लाइन आपकी लिखी हुई है। आई एम जूमिंग द स्क्रीन एंड इट मे बी विजिबल टू यू। पहला जो है, जो बायोलॉजी कह रहा है कि साइंस एक विज्ञान है जीवों के रूप का, यानी जीवन के रूप का एक विज्ञान है। एंड लिविंग प्रोसेस, और जो आपकी जैविक क्रियाएं हैं, ऐसी प्रोसेस जो किसी पर्टिकुलर जीव को जीवित बनाए रखती है, तो वो लिविंग प्रोसेस कहलाती हैं। तो यानी बायोलॉजी में है वैसे जीवों के प्रकार को और उनमें होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को, जिस साइंस में हम अध्ययन करते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी के बारे में आपने पहले सुना होगा, इसको फादर जो थे वो अरिस्टोटल थे। इसको अरस्तु भी हिंदी में कहा जाता है, और इन इंग्लिश हम उसको बोलते हैं अरिस्टोटल। बायोलॉजी का जो शब्द है, इसको पहली बार जो जिन्होंने दिया था, जिन्होंने इसको क्वाइन किया था, तो उनको हम लेमार्क और ट्रेवेरेनस बोलते हैं। तो जैसे बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आपको अलग से जानकारी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेमार्क और ट्रेवेरेनस, उन्होंने इस शब्द को क्वाइन किया था, पहली बार इसको आपको वर्णित किया था। और बायोलॉजी में सिंपल में जो पहली लाइन स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर करती है कि ये साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स है और लिविंग प्रोसेस, यानी कि जीवों के विभिन्न रूप और उसमें होने वाली जैविक प्रक्रियाएं। लिविंग वर्ल्ड के बारे में नेक्स्ट लाइन जो कहती है, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी।
एक आश्चर्यजनक, यानी लिविंग जो वर्ल्ड है, जो जीवित संसार है, वो रखता है, कंप्राइज माने रखता है अपने पास एन अमेजिंग, यानी एक एक आश्चर्यजनक डाइवर्सिटी, यानी विविधता का, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपका यानी जो जीवित संसार है, वह जो है एक आश्चर्यजनक जीवों की विविधता का बना हुआ होता है। नेक्स्ट लाइन कहता है कि अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो पूर्व के व्यक्ति थे, वो आसानी से इस चीजों को ग्रहण कर पाते थे या जान पाते थे, डिफरेंसेस, इस चीज को, अंतर को, कि कौन सा ऐसा है जो कि इनएनिमेट मैटर है, जो कि लिविंग जैसा मैटर नहीं है, और दूसरा जो है पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो वो कैसे वो डिफरेंशिएट कर पाते थे कि इसमें जो है एक आपका इनएनिमेट है, जिसमें कि एनिमल जैसा नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, ऐसा कोई लाइफ जैसा कोई है, वो ऐसा एक मैटर है। और दूसरा आपका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इतने जीवित आप जीव देख रहे हैं वो, तो वो इन चीजों को कैसे एक तरीके से डिसाइड करते थे ये ऐसा ही है। तो वो देखते थे किसमें ऐसी कुछ क्रियाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी आपकी प्रोसेस हो रही हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिसके आधार पर जो अर्ली समय में लोग थे उसको पहचानते थे। जैसे एक सामान्य गतिविधि आप देखते हैं कि सामान्य रूप से जीवों में चलने की प्रक्रिया होती है, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। जो जीव होते हैं वो कभी कभी वो अपने आकार में एक निश्चित समय में बढ़ते भी रहते हैं। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसके आधार पर जो है कि आप देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि एक जीव जो है अपने जैसे और सारे जीवों को भी पैदा करता है। तो इस तरह की चीजों को देखकर उन्होंने एक सामान्य रूप से एक उसमें कुछ खास विशेषताएं देखी। अर्ली मैन कहता है कि डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जिसका नाम दिया विंड, सी, फायर, ऐसी चीजें जिनको उन्होंने कहा इनएनिमेट मैटर है, जो कि ह्यूमन जैसे या लिविंग बींग्स जैसी कोई चीज नहीं है। इसमें आपको हवा दिया, समुद्र के बारे में बात की, फायर के बारे में कहा। ये ऐसी चीजें हैं जो कि इनएनिमेट हैं, जिसको जो कि एनिमल जैसी इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये चीज में एक फाइनली इंडिकेट करती है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक खास चीज जिसमें आपको एक आइडिया मिलता है। ऐसी चीजें जिनमें की कोई सेंस नहीं होता, यानी कि जैसे आप समझते हैं प्राणहीन होना या उसमें चेतना का ना होना, यानी अचेतन होना, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, इस तरह जो चीजें होती हैं जिनमें थिंकिंग टाइप की एबिलिटी ना हो, कुछ चलता ना हो, तो ये चीजें वो इनएनिमेट कंडीशन में आती है। इस तरीके से एक सामान्य डिफरेंस जो ह्यूमन बीइंग ने ढूंढा। अच्छा, ह्यूमन बीइंग ने ही क्यों ढूंढा, एक रीजन है। ह्यूमन बीइंग ऐसा प्राणी है जो कि थिंक कर सकता है, सोच सकता है, और उसमें चेतन होता है, वो चीजों के बारे में जान सकता है, एक उसके बारे में कल्पना कर सकता है, और उसको व्यक्त भी कर सकता है एक निश्चित भाषा के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से। इसीलिए मनुष्य ने ही इन चीजों के बारे में जितनी भी चीजें लिखी हैं या बताई हैं या खोज की है, वो मनुष्य के द्वारा ही की गई है, जबकि अन्य किसी जीवों द्वारा ऐसी चीज नहीं की गई। तो मनुष्य में क्षमता होती, इसीलिए अर्ली जो मैन थे उन्होंने इस तरह की इनएनिमेट यानी अचेतन वाले, और बाकी जो एनिमेट होते हैं वो आपके चेतन वाले, तो इन फॉर्म्स के बारे में चीजें स्टडी की। तो जो सामान्य एक चीज देखी गई, एक कैटेगरी उन्होंने देखा कि इनएनिमेट होता है जिनमें अचेतन होता है, जैसे उदाहरण दिया विंड, सी, फायर का। और दूसरा जैसे है जो कि होते हैं आपके एनिमल्स और प्लांट्स, जिनमें कि चेतन टाइप का गुण पाया जाता है। चेतन गुण यानी कि एनिमेट टाइप का गुण होता है, जिनमें प्राण पाए जाते हैं, यानी है ना। तो एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं आपके, ये इस श्रेणी में आते हैं, और उनमें कुछ ऐसे गुण चेतन दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैंने सामान्य रूप से बताया, वृद्धि गुण दे सकते हैं आप इनमें, अपनी संख्या बढ़ाने के गुण दे सकते हैं। तो ये गुण उनको सामान्य रूप से हम देख। एक कॉमन, नेक्स्ट लाइन कहता है, एक कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट, यानी ऐसे सारे रूप जो कि एक इनएनिमेट हैं यानी अचेतन के हैं, और एक है आपका एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स।
और जिनमें चेतन होता है, ऐसी सभी वस्तु। वह द सेंस ऑफ awe और फियर दैट दे इवोक, इस तरह क्या देखिए, भय या ऐसी चीजें जो कि प्रोड्यूस हुई। तो ऐसी चीजों के बारे में एक वर्णन है, ऐसी चीजें जिसमें एक जो है भय का एक सेंस पाया जाता है, यानी एक सेंस ऑफ फियर यू कैन से, ऐसी चीजें उनमें मतलब उत्पन्न हुई थी। तो ऐसे जो भी चीजें होती हैं उनको हम सामान्य रूप से एनिमेट कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में वर्णन किया गया है उसके अंतर्गत ह्यूमन बींग्स भी हैं। बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये सारी चीजें बहुत बाद में आई, क्योंकि मनुष्य पहले से जिस रूप में भी रहा उसने चीजों को ऑब्जर्व तो किया, लेकिन उसके बारे में कहीं पर डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहा। पुराने लोग जो भाषा का आविष्कार नहीं था या किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट लिपि या ऐसी कोई चीज का आविष्कार नहीं था जिसमें वो लिख सके, इसीलिए चीजों का वर्णन तो रहा, लेकिन उसमें कोई जो है उनके बारे में कोई विशेषता यानी उनके बारे में लिखने के बारे में कोई सोच नहीं मिला। वो बाद की ह्यूमन हिस्ट्री में ये चीज अपीयर हुई। तो इस तरीके से सोसाइटी जो होती हैं विच इंडल्ज इन द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन के से केंद्रित यानी मानव केंद्रित अगर ऐसी किसी सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं, और दे कैन कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। जो पुरानी सोसाइटी थी जो कि ह्यूमन बीस को सेंट्रिक थी, जिसमें केवल मनुष्यों के बारे में स्टडी किया जाता है कि केवल मनुष्यों का व्यू आता है, उनमें क्या ग्रोथ हो रही है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, तो उसमें हमको बहुत लिमिटेड जो है बायोलॉजी की जो प्रोग्रेस है या बायोलॉजी की जो नॉलेज है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे अगले कहता है सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ऐसे जितने भी सिस्टमैटिक और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स आए या लाए गए आउट ऑफ नेसेसिटी, जैसे जैसे आवश्यकताओं की से बाहर आप आते गए, आवश्यकता बढ़ती गई, तो डिटेल सिस्टम जो है ऐसे आपके आइडेंटिफिकेशन के जिसमें पहचान होती है, नॉमेनक्लेचर जिसमें नामकरण करते हैं और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं, तो इन चीज़ों की धीरे धीरे आवश्यकता के हिसाब से इन चीज़ें आती गई। हम जैसे लिविंग सामान्य रूप से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड भी कर लेते हैं, एक कहते हैं कि ये तो भाई प्लांट है, एक एनिमल है। तो ये जनरल हिसाब से देखा गया है कि किसको हम प्लांट कह सकते हैं, किसको हम एनिमल कह सकते हैं, एक सामान्य रूप से नेसेसिटी के साथ उसे देखा गया। अब इसमें कहता है द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज, जो इसमें सबसे बड़ा जो एक कंपन था कह सकते हैं, जो सच स्टडी जो ऐसी स्टडी की गई थी, उसमें क्या था कि उसमें रिकॉग्निशन करना और ऐसी शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटी, ऐसी गुणों का ऐसी चीजों का उसमें पहचान करना जो कि आपस में सिमिलर थी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कई तल्ले की बिल्डिंग है, तो उसमें कई सारे फ्लोर होते हैं। तो एक फ्लोर है जिसपे कई सारे मक्का कमरे बने हुए हैं, एक ही फ्लोर पे 3 से 4 कमरे बने हुए हैं, तो एक कमरे से आप दूसरे कमरे में उसी फ्लोर पर आप जा सकते हैं। तो ये कंडीशन समझो ऐसे जैसे कि आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल। और मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, फिर उसके बाद पहले फ्लोर पर, फिर दूसरे फ्लोर पर, फिर तीसरे फ्लोर पर, ऐसे अपर फ्लोर जाते रहते हैं, इसका मतलब ये हो गया वर्टिकल। तो जब आप एक फ्लोर पर ही सारे कमरों में देखते हैं, सारे कमरे के लगभग डिजाइन एक जैसे बने होते हैं, तो उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाती है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की फ्लोर तरफ बढ़ने लगते हैं वर्टिकल यानी, तो वहां पर नंबर ऑफ जो क्वालिटी होती है वो घटती रहती है, क्योंकि हर फ्लोर का डिजाइन एक जैसा नहीं होता, तो आपको वहाँ जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं या कॉमन जो गुण होते हैं वह कम होने लगते हैं। तो इसी आधार पर जो है इसको हम सामान्य रूप से इसको हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इसमें इनकी सिमिलरिटीज की तरह, सिमिलरिटीज जो होती हैं जब आप फ्लोर लेवल पर केवल देखते हैं, एक कॉमन लेवल पर देखते हैं, तो उसमें कहते हैं कि सब एक जैसे कमरे हैं, उनकी स्ट्रक्चर में सारी चीजें एक जैसी हैं, तो वहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, मतलब बहुत सारी सिमिलरिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन जब आप ऊपर में जाते हैं तो कुछ कुछ अंतर दिखाई पड़ने लगता है और वो सिमिलरिटी कम होती जाती है, तो कुछ कुछ सिमिलरिटी केवल हमको दिखाई पड़ती है।
तो यानी कि इस तरीके से अलग-अलग लेवल सिमिलैरिटी होती हैं और वो दिखाया जाता है। तो वो हॉरिज़ॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी। फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं किसी-किसी रूप में। कुछ उनके गुण होते हैं जिसकी वजह से वो से एक दूसरे से मतलब कि आपके संबंधित हुए। जैसे एक छोटा उदाहरण ले लें, जैसे अगर आप प्राणी एनिमल की बात करते हैं, कहते हैं उनमें लोकोमोशन हो रहा है, उनमें वही स्थान से जा सकते हैं, दे कैन सेंस, वो महसूस कर सकते हैं। इस तरह कुछ कॉमन चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जब प्लांट की बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं प्लांट है, प्लांट में कहते हैं कि नहीं, ये तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनमें बीज हैं, ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी सिमिलरिटी जो जनरली उसमें हम आइडिया करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है फ्रॉम द प्रेजेंट डे, वो उसके हिसाब से डिपेंड करती है। और ये भी हम देखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इससे पहले इस पृथ्वी पर रह चुके हैं, उनके साथ इनका क्या संबंध रहा। कहता है कि एक लाइन है, दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वाज ए रिविलेशन विच humbled man and led to the culture movement for conservation of biodiversity। तो एक जो है इसमें एक हम्बल्ड मैन कहता है और उसका लेड टू द कल्चरल मूवमेंट, इससे कौन सी ऐसी ऐसी गतिविधियां हुई, सांस्कृतिक गतिविधियां कह सकते हो आप, जिसकी वजह से उन्होंने इसको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे किया। जैसे आप देखते हो कि सामान्य रूप से ह्यूमन बींग में पाया जाता है कि वो बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, तो पालते हैं। प्लांट्स को वो देखते हैं जो प्लांट से ग्रेन्स प्राप्त होते हैं, उनको वो स्टोर करना, उनको कंजर्व करना, इस तरह की प्रॉपर्टी गुण पाया जाता है, सामान्य रूप से देखा जाता है। तो इन दिस वे, इन दिस बाय दैट मेथड, इस तरह के मेथड से अब हम चैप्टर्स में, इस यूनिट में हम एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे और इसमें हम देखेंगे, इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन को देखेंगे एनिमल्स का, प्लांट का, फ्रॉम ए टेक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। टेक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब एक जो है, जो आपके क्लासिफिकेशन करने वाले लोग होते हैं, उनके हम विचार से देखेंगे। तो ऐसे लोग जो कि चीज़ों को पहचानते हैं, उनका नामकरण करते हैं, उनका जो है वर्गीकरण करते हैं, तो उन ऐसे व्यक्तियों को हम टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं और उनके हम परिदृश्य से इन चीज़ों को हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके एक यह कोड जो है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनके बारे में थोड़ा सा चीज़ें बताई गई हैं। और आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि रिसेंट जो ट्रेंड आया है, नीट वगैरह का एग्ज़ाम जो मेडिकल के लिए होता है, एमबीबीएस के लिए, उसमें दिखाया जा रहा है कि आजकल प्रीफेस चीज़ें जो जुड़ी हैं, उसमें जो ऐसे लोग हों, उनके बारे में थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट होता गया है। उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है। जैसे कि एक पर्सन के बारे में इसमें जानकारी यहाँ पर दी गई है कि वो 5 जुलाई 1904 को बॉर्न हुए, एक प्लेस है कैम्पटन, जर्मनी का। और अर्नेस्ट मायर नाम ऐसे हैं, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ये बहुत बड़े जो है कि एक आपके इवोल्यूशन के संबंधित बायोलॉजिस्ट थे। इस इवोल्यूशन आप समझते हैं, जब कोई एक चीज कुछ समय के अंतराल के बाद एक नई चीज का विकास होता है, तो एक प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो जब भी एक नई चीज, एक नई प्रजाति या नई संरचना का विकास एक लंबे समय के अंतराल बाद आता है, तो बोलते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस। और ऐसे जो लोगों को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। हैज बीन, इनके बारे में बात कही जाती है, हैज बीन कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिगार्डिंग द कंपटीशन एग्जाम। ऐसा कौन पर्सन है, अर्नेस्ट मायर, ही वो पर्सन है जिनको कि हम 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहते हैं। ही वाज द वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। तो लगभग 100 ऐसे जितने बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उनके बीच में इनका भी एक नाम है। और इससे पहले भी एक डार्विन थे, एक डार्विन वो भी थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। इससे पहले आप शायद क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि नेचर जो होता है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी। नई वैरायटियों के सिलेक्शन में, उनके चुनने में नेचर बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इन्होंने भी इसमें एक ये कॉन्सेप्ट दिया जिसके आधार पर इनको जो है
20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहता मायर के बारे में कुछ चीजें कही जाती है कि मायर जॉइन द हार्वर्ड्स फैकल्टी। हार्वर्ड एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर उन्होंने आर्ट्स की फैकल्टी और साइंटिस्ट की, ये आर्ट और साइंस की फैकल्टीज थी, उसमें इन्होंने ज्वाइन किया 1953 में। फिर रिटायर्ड हो गए 1975। और इन्होंने जो है कि इसमें एक आपकी जो आपकी ग्रीक वर्ड की लैंग्वेज में है, इनमें टाइटल है अलेक्जेंडर कासिच, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स। इस नाम से इनको जो है कि टाइटल दिया गया। थ्रू आउट द नियरली 80 ईयर्स कैरियर, लगभग उन्होंने 80 साल काम किया अपना। और हिज रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो कहते हैं इसमें हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, चिड़िया के बारे में। तो ऑर्निथोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जिसमें हम प्लांट के क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं, जिसमें नामकरण करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो ये टर्म उसमें आते हैं। तो ये चीज में आती है। जू जियोग्राफी यानी ऐसी एक ब्रांच जिसमें हम कि बहुत सारे एनिमल्स के जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उस पर जो स्टडी करते हैं ऐसे लोगों को जियोग्राफी कहा जाता है। एवोल्यूशन, अभी तो मैंने इससे पहले बताया था, एवोल्यूशन वो टर्म है जो बताता है कि एक लंबे समय के अंतराल बाद कुछ जो नई प्रजातियों का विकास होता है किसी एक पुरानी प्रजाति से, नई प्रजातियां बनती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को एवोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि नई प्रजाति का किसी नया बदलाव होना। तो इस तरह प्रोसेस जो कराती है वो एवोल्यूशन कहती है। तो वो उसके अलग अलग प्रोसेस भी होती है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक आपको तरह उसको विकास ही बोलते हैं। आपको जो बहुत सारे पुराने समय में क्लास 10th वगैरह में, और उसमें जो आपने ऐसी बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ी होंगी जिसमें लैमार्क का सिद्धांत रहा है आपका। तो इस तरीके से आपने उसको पढ़ा हुआ है कि ये चीजें कैसे चेंज करती हैं। तो एवोल्यूशन को पढ़ा है। सिस्टमैटिक्स कहता है कि किसी भी चीज को एक लॉजिक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना विथ ए लॉजिक, लॉजिक के अकॉर्डिंग पढ़ना। यानी कोई चीज अगर प्लांट है तो प्लांट क्यों है, एनिमल है तो एनिमल क्यों है, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखना कि इसके बाद जो भी चीज आएगी वो ये आएगी। तो जैसे हम किसी प्लांट को स्टडी करते हैं, कहते हैं कि उसमें पहले प्लांट जो होगा वो सीड से आएगा, सीड जर्मिनेट करेगा, फिर उसमें उसके पार्ट्स बनेंगे, रूट से शूट बनेगा, फिर शूट ग्रोथ होगी तो उसमें स्टेम प्रॉपर बनेगा, नोड होगा, लीव्स होगा, फिर उसमें बाद में फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के बाद उसमें जो है कि फ्रूट्स आएंगे, फ्रूट के बाद फिर सीड बनेगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम जो है कि इसमें इस तरह देखते हैं। तो ये कॉमन सी बात होती है जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स में, एक प्रॉपर किसी चीज के डेवलपमेंट का एक प्रॉपर पैटर्न उसको हम स्टडी करते हैं, तो सिस्टमैटिक्स में आता है। यानी बहुत सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक सीरियल सीक्वेंस में प्रॉपरली अरेंज करना, वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। एंड द हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री आप जानते हैं कि इस चीज के बारे में पुरानी जो भी चीजें लोगों द्वारा वर्णित की गई हैं वो आपकी हिस्ट्री होती है। फिलोसफी कॉन्सेप्ट वो होता है कि जब किसी चीज से कोई चीज आप सीखते हो और उसको फिर जो है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो और फिर समझते भी ये पार्ट है, तो दैट्स कॉल्ड द फिलॉसफी। तो वो एक चीज को व्यक्त करता है। कहता है ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसने उसने एक जो है कि अपने अकेले जो है एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में, स्पीसी डाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारी प्रजातियों की विविधताओं के बारे में, उत्पत्ति के बारे में इन्होंने एक सेंट्रल क्वेश्चन था जो उस समय का ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज टुडे, उसके बारे में इन्होंने जो है काफी हद तक जो है एक ये चीज स्टडी, कैसे जो है कि विभिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. उन्होंने इसके बारे में भी एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी कि बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है? जो भी एक सामान्य प्रकार का कोई आप जीव देखते हैं तो कहते हैं कि ये जो है कि एक जो है कि वो एक पर्टिकुलर प्रजाति, प्रजाति कहने का कारण ये होता है कि जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग में है या किसी अन्य चीज में आप किसी जैविक प्रजाति को जब देखते हैं तो जैविक प्रजाति
कैसे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अर्थवर्म देख रहे हैं, अर्थवर्म में देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये एक जो है कि काफी थोड़ा सा बड़ा साइज का है, एक जो है छोटा है। यानी ये जो है अर्थवर्म तो एक पर्टिकुलर एनिमल तो हो ही गया, लेकिन उसमें जो अलग अलग की जो एक बड़े आकार का, एक छोटे आकार का है, तो ये एक विशेष प्रकार का ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है। तो इसको हम आपका स्पीसीज या प्रजाति बोलते हैं। उसके आधार पर उसको हम अलग अलग करते हैं। जैसे आप बाजार में देखते हो एक और की वैरायटी लौकी की आप देख लो, तो लौकी में एक लंबी बहुत साइज में होती है और एक गोल गोल होती है, राउंड राउंड बॉटम होती है। तो ऐसे भी देखते हो कि यार ये तो है तो दोनों ही लौकी, लेकिन दोनों की प्रजातियां अलग अलग प्रकार की है। इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं, तो इसको हम जो आप एक नाम देते हैं स्पीसीज। Mayer was awarded 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology। इसके 3 अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए थे, इसलिए इसको ट्रिपल क्राउन कहा जाता है, यानी 3 जो है मुकुट वाला जो है बायोलॉजी का क्राउन। इसमें जैसे कि नाम दिया है द बेल्जियम प्राइज इन 1983 and the international prize for biology in 1994 and another is your Crayford प्राइज इन 1999। तो 3 प्राइज दिए गए। हल एग्जाम में पूछ भी सकता है, लेकिन आपको इस सामान्य दिमाग में रखना है कि ये ट्रिपल क्राउन प्राइज थे, बेल्जियम प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और आपका एक क्रेफोर्ड प्राइज। एंड मायर डाइड इट एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर ऑफ 2004। तो ये इसमें जो है अंश मायर जो थे लगभग 1904 से लेकर 2004 तक ये इन्होंने अपना वर्क किया। और उन्होंने जो स्पीसीज पर जो कॉन्सेप्ट दिया, एवोल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, कैसे नई स्पीसीज की ओरिजिन होती है, तो इस पर इन्होंने लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट था उसको डेवलप किया। इसीलिए इनको हम जो है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, क्योंकि एक डार्विन पहले थे जिन्होंने पहली बार कहा कि नेचर जो है नई स्पीसीज के ओरिजिन में सलेक्शन करता, तो वो ओल्ड डार्विन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो 20th सेंचुरी में जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो आया, जिसमें सिस्टमैटिक, मैंने कुछ नाम बताया, सिस्टमैटिक्स है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, तो ये एक्सप्लेन करने का जो पहली बार जो क्रेडिट जाता है दैट इज वो जाता है आपके अर्नेस्ट मायर को। और इसीलिए इनको जो है हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, वो क्लियर हुई होंगी। और ये चैप्टर 1 है, इसके आगे फिर हम कंक्लूड करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में द लिविंग वर्ल्ड, और इससे आपको चीजें काफी क्लियर होंगी और इन चीजों को हम पैरेलल धीरे धीरे करके 1 to 1 समझते रहेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, जनरल हिस्ट्री, इसमें हिस्टोरिकल पार्ट है और छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम पैरेलल जो है इन चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का फिर वेट करिए आप लोग, और इतने वीडियो में जरूर आप लोग बताएं कैसा है। और दिस इज स्टार्टिंग जर्नी ऑफ बायोलॉजी, तो होप सो एंड वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन। एंड प्लीज लाइक and support me and subscribe, or I will try for your better understanding of this biology concept. Okay, thank you.